प्रिय मित्रों, आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। बेस थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं पी ए फॉरवर्ड स्लैश बी, इसका मतलब कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो बी के ऑलरेडी होने के बाद ए इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो पी ए फॉरवर्ड स्लैश बी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब ए इवेंट भी हो बी इवेंट भी हो, दोनों हो, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पी ए इंटरसेक्शन बी होती है। और पी बी होता है बी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। इसमें इसको हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं, मतलब एक कंडीशन ऑलरेडी हो गया है, तो एक इवेंट हो गया है, तो दूसरे इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब जैसे हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कार्ड है जिसमें 52 कार्ड होते हैं टोटल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग ए किंग गिवन दैट कार्ड इज ए फेस कार्ड। मतलब कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो फेस वाले कार्ड तो 12 होते हैं और किंग उसमें 4 होता है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर मतलब एक कार्ड निकालें तो वो किंग वाला कार्ड हो, लेकिन ऑलरेडी मतलब कि फेस कार्ड ही हो। मतलब दो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि किंग कार्ड निकले गिवन दैट ऑलरेडी इट इज ए फेस कार्ड, मतलब क्वीन और गुलाम वाले जो हैं टोटल मिलकर जो 12 होते हैं, तो दो कंडीशन है इसमें। तो इस तरह से हम इसके एनालिसिस अभी हम करेंगे, इसका फार्मूला लगाकर। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान ले लीजिए एक बैग में 2 ब्लू और 3 रेड मार्बल हैं। अब अगर एक रेड मार्बल हमने ले लिया और वापस उसको नहीं रखा, तो कितना चांस है कि अगली बार ब्लू मार्बल निकले। तो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर 2 ब्लू हैं 3 रेड हैं, तो टोटल 5 मार्बल हैं। तो पहली बार अगर जाएंगे तो रेड मार्बल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 2/5 होगी। लेकिन जब एक रेड मार्बल हम निकाल लेंगे तो 4 ही मार्बल बचेंगे। और जो है तो लेकिन जो है इसमें कंडीशन ये है कि इफ यू पुल ए रेड मार्बल फर्स्ट एंड डू नॉट पुट इट बैक, मतलब रेड मार्बल निकाल लिया, तो रेड मार्बल को निकालने के बाद मतलब कि जो 3 रेड मार्बल थे अब 2 ही रह जाएंगे, तो अब 2 ब्लू रह जाएंगे और 2 रेड रह जाएंगे। और टोटल मार्बल जब 4 हैं, तो अगली बार ब्लू निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/4 हो जाएगी, क्योंकि 4 ही बाल बचे हैं। तो इसमें जो कंडीशन ये है कि ऑलरेडी एक रेड मार्बल निकाल लिया गया है, तो ब्लू मार्बल की निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका स्ट्रेटजी ये हम करते हैं कि सबसे पहले इवेंट्स को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई द इवेंट्स। मान लीजिए उसका कुछ नाम रख देते हैं, इवेंट ए और इवेंट बी। फिर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करते हैं, फिर बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है वो कैलकुलेट करते हैं, पीबी नाम रख दिया। और दोनों एक साथ हों और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन वाली, पी ए इंटरसेक्शन बी भी हम ले लेंगे। उसके बाद हम यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगाकर हम जान सकते हैं। तो जैसे कार्ड वाले केस में हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि मतलब कार्ड एक निकालें तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि किंग वाला ही कार्ड निकले, जबकि ऑलरेडी वो फेस कार्ड हो। तो अब हम देखते हैं, हमने जो डिफाइन किया हुआ है, जैसे पीबी हो गया,
प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ए फेस, मान लीजिए फेस कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी बी हो गया। और पी ए फॉरवर्ड स्लैश बी मतलब कि किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ये फेस कार्ड हो, क्योंकि बी हमने माना है फेस कार्ड होना और ए हमने माना है किंग होना। तो पी ए फॉरवर्ड स्लैश बी मतलब कि बी ऑलरेडी हो गया है तो ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब वो फेस कार्ड है तो किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि किंग हो और फेस कार्ड भी हो, दोनों एक साथ हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और पीबी मतलब कि कार्ड एक फेस कार्ड हो, तो इनकी वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे मान लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी। अब किंग कार्ड 4 ही होते हैं, टोटल फेस कार्ड तो 12 होते हैं, लेकिन फेस कार्ड जो 12 हैं उनमें ऑलरेडी 4 किंग कार्ड हैं, तो मतलब वो इंटरसेक्शन हो गया, मतलब 12 में से 4 जो कार्ड आएंगे 4 वो किंग वाले कार्ड आएंगे, वो फेस कार्ड भी हैं और किंग के भी हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, चूंकि 52 जो है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4/52। ऐसे ही हम देखेंगे कि 12 फेस कार्ड हैं, टोटल कार्ड 52 है, तो फेस कार्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी पीबी है वो 12/52 है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम रखेंगे तो पी ए बटे बी हो जाएगा, मतलब किंग होने की प्रोबेबिलिटी जबकि वो ऑलरेडी फेस कार्ड है, ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी इंटरसेक्शन बी हमने 4/52 लिया और पी बी ले लिया 12/52, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 मतलब 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब बेस थ्योरम के ऊपर आ रहे हैं। बेस थ्योरम में एक हमको ये मानना पड़ेगा कि जैसे जो इवेंट हैं, कई इवेंट है, मान लीजिए B1 B2 B3 n नंबर है इवेंट्स, तो लास्ट वाला होगा Bn। ये पहले से मानेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, क्योंकि ये इन्हीं के ऊपर लागू हुआ। मतलब B1 अगर होगा तो B2 इवेंट नहीं होगा, B3 भी नहीं होगा, मतलब कोई एक होगा तो और कोई भी इवेंट नहीं होंगे, केवल एक इनमें से होगा। तो इस तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इनको बोला जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि PBI नॉट इक्वल टू 0, कोई भी जो जितने सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं वो 0 नहीं है। तो और ये एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि इसका आउटपुट हमको पहले से मालूम नहीं है। तो इसका फार्मूला ये है कि इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0, मतलब कि ए जो है आर्बिट्रेरी इवेंट है और सैंपल स्पेस में से ही है, मतलब उसी सैंपल स्पेस में से ये सब है, B1 B2 से लेकर Bn, और इवेंट ए भी उसी सैंपल स्पेस में है। सैंपल स्पेस मतलब सारे इवेंट का एक सेट, मतलब जो भी हो सकता है। तो इसका जो फार्मूला है PBIA इक्वल टू PBI इंटू PA फॉरवर्ड स्लैश BI डिवाइडेड बाई सिग्मा PBI इंटू PA फॉरवर्ड स्लैश BI। अब इसका हम फार्मूला अगर देखेंगे इस रूप में तो ऐसे आएगा, जैसे मान लीजिए PBIA, अब I की जगह पर 1 से n तक जाएगा, क्योंकि B1 B2 B3 ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, कई इवेंट है, मान लीजिए B1 और B2, तो इसमें ये हो जाएगा कि जैसे PBI की जगह पर 1 2 3 भी 1 2 3 से n तक आ सकता है और A तो वही रहेगा। तो PBI में PA बाई B का ये मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा
ये टर्म लेकिन जोड़ करके, ये सिग्मा है, मतलब पहले पी बी आई इंटू पी ए फॉरवर्ड स्लैश बी आई, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसे मान लीजिए आई इक्वल टू 1 पर ये B1 होगा, ये भी B1 होगा। फिर दूसरा टर्म आएगा B2 के लिए, तो P B2 इंटू पी ए बटे B2। फिर तीसरा टर्म अगर है तो P B3 इंटू पी ए बटे B3। तो इन सारे टर्म को जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसका हम करेंगे अभी। अब इसमें पीबी जो है इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी, मतलब बी में तो B1 B2 B3 ढेर सारे इवेंट हो सकते हैं। और इसमें एक चीज और है, ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ये जो फार्मूला है पी बी आई फॉरवर्ड स्लैश ए, इसमें पहले से ही ए इवेंट हो चुका है। तो हमको जब ए ऑलरेडी हो चुका है तो बी आई को कैलकुलेट करना है। वैसे बी आई मतलब या तो B1 हो सकता है या तो B2 हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। दो डिब्बे हैं मान लीजिए, एक डिब्बे में 3 सफेद और 4 रेड बॉल हैं, दूसरे डिब्बे में 5 सफेद है और 6 रेड बॉल हैं। तो एक बाल को जो है रैंडमली किसी एक डिब्बे में से निकाला जाता है। तो कितना चांस होगा कि जो बाल निकाला गया है वो व्हाइट हो। मतलब पहला डिब्बे में 3 सफेद और 4 लाल बाल हैं, दूसरे डिब्बे में 5 सफेद और 6 लाल बाल हैं। तो एक बाल निकाला जाता है दोनों डिब्बों में से किसी डिब्बे में से। तो कितना चांस होगा कि ये सफेद वाला बाल ही हमने निकाला है। और दूसरा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम उन वन, मतलब पहले डिब्बे से ही निकाला गया है, मतलब सफेद बाल हो और पहले डिब्बे से ही निकला हो, इसके कितने चांसेस हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सारे इवेंट को। U1 हमने नाम दिया कि बाल निकाला गया है पहले डिब्बे से, U2 नाम दिया बाल निकाला गया है दूसरे डिब्बे से, वो W नाम दिया बाल सफेद है वाइट है। अब हमको क्या मालूम करना है कि गिवन कंडीशन है कि बाल वाइट हो, लेकिन कितना चांस है कि वो पहले डिब्बे से निकाला गया हो, ये हमको निकालना है। तो कंडीशन ये है कि बाल वाइट हो, मतलब ये W आएगा। और हमको निकालना है कि पहले डिब्बे से, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे PU1, मतलब कि पहले डिब्बे से निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है फॉरवर्ड स्लैश W गिवन दैट ये व्हाइट बाल है। तो इस पर अगर हम लगाएंगे फार्मूला। अच्छा, इसके पहले हम कुछ और टर्म जान लेते हैं। चूंकि डिब्बा 1 और डिब्बा 2 से निकालने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है और दोनों एक्सक्लूसिव हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 इक्वल टू 1/2 50%, क्योंकि हम दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो आधी आधी हो जाएगी। ऐसे ही PW/U1, मतलब कि U1 अगर ऑलरेडी है तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पहले डिब्बे से निकाला गया है तो इसके सफेद होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले डिब्बे में हम देखेंगे कि 3 व्हाइट हैं और 4 रेड हैं, मतलब टोटल 7 बाल हैं और व्हाइट 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। तो 3/7 मतलब कि ये हो जाएगा PW/U1, मतलब कि अगर पहले डिब्बे से निकला हो U1 हो तो व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो, तो 3/7। ऐसे ही हम देखेंगे PW/U2 क्या होगा। ये होगा कि इसमें गिवन कंडीशन है U2, मतलब कि दूसरे डिब्बे से निकाला गया है और हमको जानना है कि व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि अगर दूसरे डिब्बे से निकाला गया है बाल तो उसके व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम देखेंगे कि दूसरे डिब्बे में 5 सफेद और 6 लाल हैं बाल, टोटल 11 बाल हैं।
तो 5/11 ये हो जाएगा। तो 5/11 होगा ये टर्म PW/U2। अब हम इसमें बेस थ्योरम लगा सकते हैं। अब बेस थ्योरम क्या लगाएंगे? PU1/W, मतलब कि ये हो जाएगा, मतलब कि सफेद बाल ऑलरेडी है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पहले डिब्बे से निकाला गया है, ये हो जाएगा PU1, मतलब पहले डिब्बे से निकालने की प्रोबेबिलिटी, इनटू PWU1, मतलब कि पहले डिब्बे से निकाला गया है तो व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा टर्म नीचे है, मतलब ये दो टर्म का जोड़ है। पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। इसमें B1 है जिसे U1, इसमें B1 और B2 दो हैं। B1 की जगह पर ये U1 है और B2 की जगह पर ये U2 है। तो PU1 मतलब कि पहले डिब्बे से निकालने की प्रोबेबिलिटी, और PWU1 मतलब कि पहले डिब्बा से अगर निकला हो तो उसके व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और प्लस हो जाएगा ये PU2, मतलब दूसरे डिब्बे से निकालने की प्रोबेबिलिटी, और इनटू PWU2 मतलब दूसरे डिब्बे से निकाला गया है तो उसके व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे टर्म हमने ऑलरेडी ये यहाँ पर लिख दिया है, ये सारे टर्म लिख दिया है। और PU1 और PU2 वो हाफ है। तो इन टर्म को हम जब रख देते हैं तो ये एक्सप्रेशन आता है, ये एक्सप्रेशन। तो ये हो जाएगा PU1/W, मतलब कि अगर व्हाइट बाल निकाल लिए हैं तो उसके पहले डिब्बे से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कैलकुलेट होकर के ये 33/68 आया है आंसर। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक फैक्ट्री में 3 मशीनें हैं, A, B और C, और तीनों मशीनों का जो प्रोडक्शन होता है, A का 25%, B का 35% और C का 40% टोटल प्रोडक्शन का। और लेकिन पहले वाले A मशीन में 5% जो है वो डिफेक्टिव आने के चांसेज हैं। दूसरी वाली मशीन से 4% आइटम डिफेक्टिव हो सकते हैं और तीसरी वाली मशीन से 2% आइटम डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो अभी हम ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो एक बोल्ट हम रैंडमली निकाल लेते हैं और उसको पाया गया कि ये डिफेक्टिव है। मतलब पहले से कंडीशन ये है कि जो बोल्ट निकाला है वो डिफेक्टिव है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो हमको क्या निकालना होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बोल्ट निकाला गया है ये मशीन बी से आया है, जबकि दिया गया है ऑलरेडी कि वो डिफेक्टिव है। तो इवेंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, PA मतलब कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बोल्ट आया है वो मशीन ए से आया है। PB मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बोल्ट निकाला है वो मशीन बी से आया है। PB मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बोल्ट निकाला है वो मशीन सी से आया है। तो जैसा कि ऑलरेडी दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन में से इनका जो रेशियो है 25%, 35% और 40%, तो इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल में अगर इसका हम बनाएंगे तो PA हो जाएगा 0.25, मतलब कि प्रोबेबिलिटी के टर्म में PB हो जाएगा 0.35 और PC हो जाएगा 0.40। तो ये पहले हम लिख लेंगे और मान लेते हैं, मान लीजिए D जो है ये बताता है कि ये डिफेक्टिव बोल्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर PD/A, मतलब कि A ऑलरेडी दिया हो तो उस बोल्ट के डिफेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि A मतलब कि पहली मशीन से अगर वो आया हो ऑलरेडी तो डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहली मशीन में जो डिफेक्टिव का परसेंट है जो 5% है, तो ये हो जाएगा 5% को डेसिमल में बदलेंगे तो 0.05 हो जाएगा। 5/100 मतलब 0.05। ऐसे ही PDB मतलब कि B ऑलरेडी दिया है तो D की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि B मशीन से आया है, दूसरी मशीन से आया है अगर, तो उसके डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो है 4% है तो 4% को 0.04 लिख लिया। ऐसे ही PDC मतलब कि अगर
सी मशीन से आया है, तीसरी मशीन से, तो डिफेक्टिव होने के कितने चांसेज हैं? तो ये हो जाएगा 2%, तो 0.02। तो ये सारे टर्म हम ले लेंगे, पीडीए, पीडीबी, पीडीसी, और पीए, पीबी, पीसी भी दिया हुआ है, और ये सब हमने ऑलरेडी ले लिया। फिर उसके बाद हमको जो जानना है वो ये जानना है पीबीडी, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब कि अगर जो है ये डिफेक्टिव है, ऑलरेडी डिफेक्टिव है जो जो निकाला गया है, तो उसके दूसरी मशीन बी से आने के कितने चांसेज हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इफ इट इज डिफेक्टिव, ये निकाल। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे पी बी डी इक्वल टू, अब देखिए इसमें 3 टर्म आ गए, मतलब B1, B2, B3, तो फॉर्मूला ये लगेगा पी बी इंटू पी डी बी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, मतलब कि पी ए इंटू पी डी ए प्लस पी बी इंटू पी डी बी प्लस पी सी इंटू पी डी सी, ये तीनों जो प्रोबेबिलिटी हैं, मतलब एक एक टर्म का, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, तीनों को जोड़ दिया जाएगा, सम है, और डिवाइड कर दिया जाएगा इससे, पी बी और इंटू पी डी बी से। तो वैल्यू अगर हम रखते हैं इन सब सारे टर्म की, तो ये हो जाएगा ये 0.35 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई ये टोटल टर्म, तो रखने पर ये आ गया 0.41। तो मतलब कि 0.41 पॉसिबिलिटी है कि ये बी मशीन मतलब बी मशीन से आया है, मतलब दूसरी मशीन से आया है। 0.4 मतलब 41%। लेकिन वो ये कंडीशन है कि ये डिफेक्टिव है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, मतलब बेयस थ्योरम का। और एक और हम देखते हैं इसमें कि जो है, एक हम देते हैं कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, एट एन ई कॉमर्स वेबसाइट ए टोटल ऑफ 112 कंप्लेंट्स वेयर रिसीव्ड। ई कॉमर्स की साइट पर 112 कंप्लेंट्स आई, जिनमें से 78 कस्टमर्स ने ये कंप्लेन किया कि लेट डिलीवरी का, और 40 कस्टमर्स ने पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में कंप्लेन किया। टोटल कंप्लेन है 112, और लेट डिलीवरी से रिलेटेड जो कंप्लेन है वो 78 हैं, और पुअर क्वालिटी की कंप्लेन 40 हैं। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि जो 112 कंप्लेंट हैं टोटल, इनमें वो भी कंप्लेंट शामिल हो सकती हैं जो पुअर क्वालिटी की शिकायत हो, उसके अलावा डिलीवरी के भी प्रॉब्लम आई हो, मतलब कुछ कस्टमर्स में ने दोनों शिकायत की हो, डिलीवरी वाले भी और पुअर क्वालिटी वाला भी। तो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो गए, क्योंकि कॉमन हो गया। मतलब एक 3 तरह का है इसमें, प्योर डिलीवरी मतलब ओनली डिलीवरी की शिकायतें, और ओनली प्रोडक्ट क्वालिटी की शिकायतें, उसके अलावा दोनों शिकायतें। तो दोनों का यूनियन ये 112 है। मतलब अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें उसमें इसके टर्म में, तो जैसे मान लीजिए ये है, ये ए वाली है, ये मान लीजिए डिलीवरी है, और बी मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी की प्रॉब्लम है। तो ये तो है ओनली डिलीवरी, ये है ओनली प्रोडक्ट क्वालिटी, लेकिन बीच वाला जो हैश है ये कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब इन कस्टमर्स ने दोनों शिकायतें किया है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन इवेंट भी हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी जो है ये ए और बी का जोड़ है, लेकिन इस जोड़ में ये ध्यान देना है कि जो कॉमन है वो नहीं, एक ही बार आया है, 2 बार नहीं। वैसे ए और बी को जब जोड़ेंगे, जिसे
नंबर ऑफ ए और नंबर बी जब काउंट करेंगे तो ए तो इतना है और बी इतना है, लेकिन इसमें देख लीजिए कि ये जो पोर्शन है ये जब ए और बी को जोड़ेंगे तो 2 बार आ गया है। तो इसीलिए हमको फार्मूले में अब ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ओनली ए आए, ओनली बी आए, और जो कॉमन वाला जो पोर्शन है केवल एक बार आए। तो ए और बी को जोड़ने पर कॉमन वाला 2 बार आया है, तो इसीलिए एक बार माइनस करना पड़ेगा, मतलब एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये है कॉमन वाला, और ए यूनियन बी सबका जोड़, लेकिन रिपीटेड नहीं है। तो ये फार्मूला मतलब इसमें हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में। अब हम मान लीजिए इवेंट को डिफाइन करते हैं। तो ए मान लीजिए है कि लेट डिलीवरी, बी है पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा लेट डिलीवरी वाले 78 हैं, नंबर ऑफ बी हो जाएगा 40 जो कि पुअर क्वालिटी हो जाएंगे, और टोटल जो कंप्लेंट्स हैं वो ए यूनियन बी हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, वो जो हो जाएगा 112। अब हम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूले के हिसाब से एन ए इंटरसेक्शन बी होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, मतलब कि 78 प्लस 40 माइनस 112। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आया। अच्छा, तो इससे हमको पता लग गया कि जो कॉमन कंप्लेंट हैं, मतलब ये उन लोगों की कंप्लेंट हैं जिन्होंने डिलीवरी की भी शिकायत की और पुअर क्वालिटी की भी शिकायत की, वो 6 नंबर हैं। तो अगर हमको जो है हमको जो पहला प्रॉब्लम ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कस्टमर विल कंप्लेन अबाउट बोथ लेट डिलीवरी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो दोनों जो शिकायतें हैं कॉमन उनकी संख्या 6 है, और जो टोटल कंप्लेन है 112। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि कॉमन कंप्लेंट की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल कंप्लेंट। तो ये ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए यूनियन बी, तो 6/112 ये इतना आ गया, ये आ गया आंसर। दूसरा जो प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कंप्लेंट इज ओनली अबाउट पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें हमको केवल पुअर क्वालिटी वाला छांटना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब पुअर क्वालिटी मतलब बी, पुअर क्वालिटी मतलब बी मतलब ये वाला। तो बी में से अगर हमको ये जानना है कि केवल पुअर क्वालिटी वाला ये वाला, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल बी में से जो कॉमन है उसको निकाल देना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन। तो ये जो बचेगा वो हो जाएगा। मतलब कि अगर न्यूमेरिकल टर्म में हम देखें तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ओनली फॉर पुअर क्वालिटी बराबर टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फॉर पुअर क्वालिटी, मतलब बी में से माइनस कर देंगे कॉमन जो कंप्लेंट है, मतलब एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि एन बी तो 40 है, 40 माइनस, और एन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन 6 है, तो 40 माइनस 6 मतलब 34 हो गया। तो 34 कंप्लेन हैं जो केवल जो है प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में है। और इसकी जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 34/112, मतलब कि फेवरेबल इवेंट्स जो कि 34 है, टोटल इवेंट्स 112 है, तो 34/12 मतलब 0.3035 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, और इस सेशन को भी समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।